हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या बातें की थी, एक बार मैं आपको क्विक रिकैप दे देता हूँ। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था द प्रोसेस ऑफ oogenesis के बारे में। हमने ये भी देखा था कि oogenesis जो है प्रोसेस बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। कोई भी oogonia जन्म के बाद में ऐड नहीं होते हैं। बताया था कि नो मोर oogonia आर एडेड आफ्टर बर्थ। अलग अलग स्टेजेस पढ़ी थी हमने। क्या था, पहले oogonia था, सिंगुलर को oogoनियम बोलते हैं, जिसमें माइटोसिस होगा, प्राइमरी oocyte बनेंगे। देन प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी, और सेकेंडरी oocyte से फिर आगे ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी जो है वो रिलीज हो जाती है। हमने बताया था कि साइटोप्लाज्म में जो है डिविजन्स अनइक्वल होते हैं। सो एक सेल ज़्यादा अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म गैदर करती है, ठीक है, और एक सेल कम अमाउंट में साइटोप्लाज्म जो है वो गैदर करती है। सो 2 से 3 पोलर बॉडीज़ बनते हैं। फर्स्ट पोलर बॉडी जो है वो डिवाइड भी कर सकता है और नहीं भी डिवाइड कर सकता। फॉलिकल्स जो है वो डिजनरेट होते रहते हैं धीरे धीरे। बहुत सारे फॉलिकल्स बनना स्टार्ट होते हैं बेसिकली। अगर एक साइकिल स्टार्ट है सो 15 to 20 फॉलिकल्स स्टार्ट होंगे। देन वो प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इस तरीके से जब आगे ग्राफिन फॉलिकल स्टेज तक पहुँचते हैं सो उनमें से सिर्फ एक ही फॉलिकल ऐसा होगा जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल की स्टेज तक पहुँच पाता है, ठीक है, जिसको हमने ग्राफियन फॉलिकल भी बोला था। ओवुलेशन प्रोसेस में क्या होगा कि उस ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। उसको हम ओवम नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी मियोसिस अभी कंप्लीट नहीं हुई है, उसकी मियोसिस अभी अरेस्टेड है। कौन सी स्टेज के ऊपर? मेटाफेज 2 स्टेज के ऊपर उसकी मियोसिस जो है वो अरेस्टेड होती है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं जो फीमेल प्राइमेट्स हैं उनके केस में एक साइकिल होती है। हमने जो चैप्टर फर्स्ट है वहाँ पे बताया था कि प्राइमेट्स में और नॉन प्राइमेट्स में अलग अलग साइकिल्स होती हैं। प्राइमेट्स के केस में साइकिल होती है उसको क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जो नॉन प्राइमेट्स में के केस में जो साइकिल होती है उसको क्या बोलते हैं? ईस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर हम बात करें, एक ऐसी साइकिल होती है जिसमें ओवरीज में भी चेंजेस आते हैं और यूट्रस में भी चेंजेस आते हैं। अगर एवरेज ड्यूरेशन की बात करें तो जो स्टैंडर्ड मेडिकल की बुक्स हैं उनमें लिखा होता है कि 24 to 35 डेज ऑन एन एवरेज ये टाइम होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। लेकिन अगर 28 दिन की हम बात करें, नॉर्मली ये बोल देते हैं कि भाई 28 डेज़ की होती है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं कि 28 दिन की होगी या उससे कम या ज़्यादा की होगी, तो आपको इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा है रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स। फीमेल प्राइमेट्स के केस में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। और फीमेल प्राइमेट्स क्या होते हैं? फीमेल प्राइमेट्स मंकीज़, एप एंड मैन जो है उनको हम प्राइमेट्स की कैटेगरी में रख के चलते हैं। सो रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स। उसके अलावा इट इज़ ए सीरीज ऑफ कॉन्करेंट चेंजेस आते हैं लगातार इन द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। अगर यूट्रस का स्ट्रक्चर आपको ध्यान है तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूट्रस में अगर बेसिकली हम स्ट्रक्चर की बात करें इस तरीके से, सो 2 लेयर्स होती हैं। एक होती है स्ट्रेटम बेसिलिस, ये जो लेयर है इसको बोलते हैं स्ट्रेटम बेसिलिस, और ये जो है ये इसको बोलते हैं स्ट्रेटम फंक्शनलिस या फंक्शनल लेयर है जो। तो ये जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस है इसकी जो लेयर है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। ये बोलते हैं कि भाई स्ट्रेटम फंक्शनलिस स्लोज ऑफ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज। जब ब्लीडिंग फेज होगी, आगे हम पढ़ेंगे अलग अलग फेजेस होती हैं, कौन कौन सी? मेंस्ट्रुअल फेज जिसको ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं, देन प्रोलिफरेटिव फेज, उसके बाद में ओवुलेटरी फेज, एंड देन लास्ट में ल्यूटियल या सिक्रेटरी फेज, जिनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आपकी एनसीईआरटी क्या लिखती है कि एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस जो है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है जिससे कि ब्लीडिंग होती है। लेकिन अगर और डीप में जाना चाहें हम, अगर कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो लेयर है वो स्लोज ऑफ होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। देन टू प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द अराइवल ऑफ ए फर्टिलाइज्ड ओवम। हर महीने हमने यूट्रस के केस में जब बात की थी तब बताया था आपको कि यूट्रस के अंदर भी चेंज होंगे और जो आपकी ओवरीज हैं वहाँ पे भी चेंज होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के केस में। दूसरी बात कि यूट्रस को नहीं पता कि फर्टिलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है। सो यूट्रस हर महीने अपने आप को एडजस्ट करता है, अपने आप के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस लेके आता है
क्योंकि उसको नहीं पता है कि भाई फर्टिलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है। देन कुछ टर्म्स हैं, एक होता है मीनार्क। मीनार्क क्या होता है, हम ये बोलेंगे कि जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट होती है अराउंड द एज ऑफ प्यूबर्टी। सो हम ये बोल सकते हैं कि 10 to 12 या 12 to 13 ईयर्स की एज में फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और जिस दिन ब्लीडिंग होती है, द फर्स्ट फेज ऑफ ब्लीडिंग इज कॉल्ड द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो इसको क्या बोलते हैं, मीनार्क। मीनार्क से मेनोपॉज की एक स्टेज होती है। व्हाट इज़ मेनोपॉज? मेनोपॉज हम ये बोलते हैं कि आपकी एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि सीसेशन ऑफ ए मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, जो कब स्टार्ट हुई थी, प्यूबर्टी की एज पे, वो कंप्लीट होती है अराउंड 45 to 50 ईयर्स की एज में। वो क्यों होती है? अब अगर हम ये बोलें कि मेनोपॉज क्यों हो रहा है किसी फीमेल के अंदर, सो हम जानते हैं कि नेचर ने कुछ ऐसे फिनोमिना इवोल्व किए हैं। हमने बताया भी था कि बायोलॉजी को आप इवोल्यूशन के साथ मैच करके अगर पढ़ेंगे सो वो आपके लिए इजी रहेगा उसको याद करने के लिए, कि नेचर ने ऐसी कुछ प्रोसेसेस इवोल्व की हैं हमारे अंदर भी, फीमेल्स के अंदर भी, और बाकी सभी ऑर्गेनिज्म जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर। क्या कि यहाँ पे मेनोपॉज जो है वो स्टॉप हो रही है अराउंड 45 to 50 ईयर्स की एज में। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि जो मेल होता है वो बहुत ही कम कंट्रीब्यूट करता है इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। द फंक्शन ऑफ मेल इज ओनली टू डिलीवर द स्पर्म्स टुवर्ड्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर अपने स्पर्म्स को डाल देता है एंड हिज ड्यूटी इज ओवर। लेकिन जो फीमेल है उसको बहुत सारे चेंजेस अपने अंदर लेके आने पड़ते हैं। क्या क्या? फीमेल इज़ द साइट ऑफ रिसेप्शन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का रिसेप्शन होगा। शी इज़ द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, शी इज़ द साइट फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है। एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होगी उसकी भी वो साइट होती है, यूट्रस में डेवलपमेंट होती है। उसके अलावा बच्चे को कैरी करती है एंड शी इज़ द वन हु फीड द बेबी ऑन हर ओन मिल्क आफ्टर द बर्थ। बर्थ के बाद भी वो बच्चे को अपने मिल्क के ऊपर फीड करवाती है। सो एक फ़ीमेल को बहुत ज़्यादा एनर्जी की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है इस प्रोसेस में। सो नेचर ने क्या सिलेक्ट किया कि अराउंड 45 to 50 ईयर्स की एज में ही क्या होता है, मेनोपॉज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही मतलब इस प्रोसेस में एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट है, बहुत सारी एनर्जी फीमेल की लग रही है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी बॉडी का बहुत सारा कैल्शियम जो है वो भी तो जा रहा है ना। वो बच्चे को दूध पिला रही है तो उसका कैल्शियम जो है वो बच्चे तक पहुंच रहा है। सो नेचर ने इवोल्व किया कि फीमेल्स जो होती हैं वो साइक्लिक होनी चाहिए और उनके अंदर जो है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल नाम की प्रोसेस जो है वो स्टॉप होनी चाहिए अराउंड दिस फेज। लेकिन मेल्स के केस में हमने पढ़ा था कि वो लगातार थ्रू आउट द लाइफ जो है वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करते रहते हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए आपको, मीनार्क एंड मेनोपॉज। उसके अलावा एक पॉइंट लिखा है आफ्टर ए फिक्स्ड एज। एक फिक्स्ड एज के बाद में क्या होता है, ऊगोनिया आर नॉन सेंसिटिव अगेंस्ट गोनेडोट्रोफिन्स। ऊगोनिया जो होते हैं, जो एग मदर सेल्स होते हैं, दे आर नॉन सेंसिटिव, दे आर नॉन सेंसिटिव अगेंस्ट गोनेडोट्रोफिन्स। गोनेडोट्रोफिन्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा था LH एंड FSH को ही हम गोनेडोट्रोफिन्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज देयर टारगेट ऑर्गन्स इज गोनेड्स। सो इसलिए मेनोपॉज जो है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं फेजेस ऑफ ए मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। हमने बताया था अलग अलग फेजेस होती हैं, कौन कौन सी। पहली फेज को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज या मेंसिस फेज भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट वन आएगी इसकी फॉलिकुलर या फिर प्रोलिफरेटिव फेज। आफ्टर देन ओव्यूलेटरी फेज जिसमें ओवुलेशन होता है, एंड देन लास्ट में पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज भी बोल देते हैं, ल्यूटियल या सिक्रेटरी फेज भी बोल देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में। ये अराउंड 4 to 5 डेज की होती है। इसमें क्या होगा कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। किस वजह से होगी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग? अभी हमने बताया था कि ब्लीडिंग रिजल्ट्स ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है उसकी ब्रेकडाउन से ब्लीडिंग होती है, और जो फ्लूइड है वो आता है थ्रू द वेजाइना। और कुछ ब्लड वेसल्स भी होती हैं, उनका भी ब्रेकडाउन होता है, जिसके थ्रू जो फ्लूइड है वो वेजाइना से बाहर आता है। अराउंड 40 to 50 ml जो ब्लीडिंग है वो नॉर्मली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग ए मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो देखते हैं क्या क्या पॉइंट लिखे हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लीडिंग और मेंसिस फेज। ठीक है, देन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स
एंड इट रिजल्ट्स फॉर 3 to 5 days, 3 से 5 दिन तक होगा। देन मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट्स ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड इट्स ब्लड वेसल्स, कुछ ब्लड वेसल्स भी होती हैं जिसकी वजह से ब्लड जो है वो बाहर आता है। ये तीनों पॉइंट क्लियर हुए। देन ये जो स्टेज होती है यहाँ पे क्या हो रहा है कि एंडोमेट्रियम का ब्रेक डाउन हो रहा है। सो थिनेस्ट एंडोमेट्रियम इज फाउंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि थिनेस्ट एंडोमेट्रियम जो है वो पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम्स में, किस स्टेज में फाउंड होती है। हम बोलेंगे मेंस्ट्रुअल फेज में थिनेस्ट एंडोमेट्रियम इज फाउंड। ठीक है, वो क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है। देन मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो ही मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, क्योंकि एक लाइन लिखी हुई है आपकी एनसीईआरटी में भी कि लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हुई सो ये प्रेगनेंसी को भी इंडिकेट करता है, लेकिन कोई ज़रूरी भी नहीं होता। कई बार क्या होता है, हार्मोनल के जो लेवल्स हैं उनमें भी इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से ये डिले हो जाती है। ये 20 डेज़ की भी हो सकती है और 35-40 डेज़ की भी हो सकती है, या हम ये बोल सकते हैं कि 45 डेज़ तक की भी कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो हो सकती है। व्हाट ए डॉक्टर सेज नॉर्मल, डॉक्टर क्या कहता है कि नॉर्मल क्या है कि 3 मंथ्स में 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है सो वो फीमेल जो है वो नॉर्मल है। अगर इससे कम हो रही हैं तो फीमेल को हम नॉर्मल नहीं कह सकते। सो यहाँ तक क्लियर है आपको। नेक्स्ट फेज़ के बारे में हम बात करें तो हम बोलेंगे कि प्रोलिफरेटिव फेज़, इसको फॉलिकुलर फेज़ भी बोला जाता है। ड्यूरेशन 8 to 10 डेज़ रफली हम बोल सकते हैं। अगर साइकिल 28 दिन की है तो हम ये जो फेजेस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं ये हम मान के चल रहे हैं कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 28 डेज़ की है तो ठीक है, ड्यूरेशन होगा 8 to 10 डेज़। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, प्रोलिफरेट, नाम से पता चल रहा होगा प्रोलिफरेशन हो रहा है या फिर फॉलिकुलर फेज़। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो प्राइमरी फॉलिकल है वो ग्रो करेगी और बनाएगी मैच्योर फॉलिकल। हमने अभी तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल, देन प्राइमरी फॉलिकल, देन सेकेंडरी, टर्सरी फॉलिकल, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। और टर्सरी फॉलिकल से फिर आगे मैच्योर फॉलिकल बनती है, जिसको क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल ठीक है। सो हमने ये भी बताया था इससे पहले कि ओवरी के अंदर भी चेंजेस आते हैं और यूट्रस के अंदर भी। ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स बनती हैं और वो फॉलिकल्स फिर आगे हार्मोन्स सीक्रेट करती हैं, फिर वो हार्मोन्स जो है आगे यूट्रस तक पहुंचते हैं। सो देखते हैं एक बार क्या पॉइंट लिखे हैं हमने। प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रो टू बिकम फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, हमने बता दिया। आप जानते हैं फॉलिकुलोजेनेसिस की प्रोसेस के बारे में अच्छे से। एंड साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट्स थ्रू द प्रोलिफरेशन। जो एंडोमेट्रियम है वो रीजनरेट करती है थ्रू प्रोलिफरेशन। द थिका इंटरना, इससे पहले हमने थिका लेयर के बारे में पढ़ा था कि सेकेंडरी फॉलिकल बनती है तो एक न्यू थिका लेयर भी बन जाती है। थिका इंटरना और थिका एक्सटर्ना के बारे में हमने पढ़ा था। सो थिका इंटरना जो है वो क्या सीक्रेट करेगी, स्टार्ट सीक्रेटिंग इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रोजन का अमाउंट भी जो है वो सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। देन द सीक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोफिन्स, अभी हमने बताया कि LH और FSH का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है इस फेज में, इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग दिस फेज, ठीक है। एंड स्टिमुलेट्स द फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। ये पॉइंट ध्यान रखने लायक है आपके लिए कि गोनेडोट्रोफिन्स का जो लेवल है वो इंक्रीज होता है इस फेज में, और वो क्या स्टिमुलेट करेगा, फॉलिकुलर की डेवलपमेंट, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट एंड द सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। क्लियर है। थर्ड फेज के बारे में हम बोलते हैं ओवुलेटरी फेज, या फिर इसको फर्टिलिटी फेज भी बोलते हैं। इसका ड्यूरेशन होता है अराउंड 14 ± 2 डेज बोल देते हैं, मतलब 2 दिन कम या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर हार्मोनल लेवल जो है इम्बैलेंस हो गया है तो। फर्टिलिटी फेज क्लियर है। देन इस फेज में क्या होगा, ध्यान से समझना है आपको, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स प्लस कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे क्या होगा, LH और FSH, जिनको हम क्या बोलते हैं कलेक्टिवली गोनेडोट्रोपिन्स, क्यों, क्योंकि टारगेट ऑर्गन गोनेड है इनका। LH एंड FSH अटेन ए पीक लेवल जब मिडल ऑफ द साइकिल होगी। आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा है, वहाँ पे बताया हुआ है कि जो हॉर्मोन्स का लेवल है वो बहुत ऊपर चला जाता है साइकिल में, साइकिल के मिडल में। सो उसको बोलते हैं LH सर्ज
या फिर FSH सर्ज। अगर LH का लेवल इंक्रीज हुआ है तो उसको बोलते हैं LH सर्ज। FSH के केस में बात करें तो हम वहाँ पे बात करेंगे FSH सर्ज के बारे में। सो LH एंड FSH अटेन ए पीक लेवल इन द मिडल ऑफ द साइकिल, जिसको कौन से डे पे होती है? अबाउट 14th डे, अगर साइकिल 28 दिन की है तो। उसके अलावा हमने आपको पहले बताया था कि डे ऑफ ओव्यूलेशन कैसे चेक करते हैं। जितने दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मान लो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 40 डेज की है, अगर 40 डेज की है, सो हम डे ऑफ ओव्यूलेशन कैसे चेक करेंगे? 40 में से आप माइनस कर देंगे 14, सो जो आएगा 26th डे है वो होगा डे ऑफ ओव्यूलेशन। डे ऑफ ओव्यूलेशन निकालने के लिए एक जनरल सा और भी तरीका होता है कि उठने से पहले जब आप लेट रहे होते हैं, मतलब सोने के बाद, आपको पैर नीचे भी नहीं रखना है, क्योंकि अगर पैर नीचे रख दिया तो बॉडी टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाएगा। डेली की डेली आपको बॉडी टेम्परेचर जो है वो थर्मोमीटर से वो करना होगा, चेक करना होगा। सो आप नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। और ओवुलेशन का जब डे आएगा सो टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने लेटे लेटे चेक किया है तो ही ये रिज़ल्ट एक्यूरेट होंगे, अदरवाइज़ क्या होगा कि टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसका एक थर्मोजेनिक इफेक्ट होता है, ठीक है। देन रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का अगर रैपिड सिक्रीशन हुआ है लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग मिडिल साइकिल। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आपके नीट एग्जाम में पूछा जा चुका है कि LH सर्ज क्या होता है। LH का लेवल मिडिल ऑफ द साइकिल में इंक्रीज हो जाता है, उसको बोलते हैं LH सर्ज, विच इंड्यूसेज रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा और वहाँ से क्या रिलीज होता है? सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम ओवुलेशन बोलते हैं। ये लाइन आपकी एज इट इज़ NCERT से उठाई है, लेकिन हमने बताया था कि उसको हम ओवम न बोल के क्या बोलते हैं? सेकेंडरी oocyte। क्यों? क्योंकि अभी इसकी मियोसिस जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है। सो ओवुलेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं ल्यूटियल या फिर सिक्रेटरी फेज, या फिर इसको पोस्ट ओवुलेटरी फेज भी हम बोल सकते हैं। पोस्ट ओवुलेटरी क्यों है? क्योंकि ओवुलेशन के बाद हो रही है। यहाँ पे क्या होता है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के जो इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो फॉर्म हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है। कॉर्पस ल्यूटियम को आप येलो बॉडी भी बोलते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इट इज़ कॉल्ड येलो बॉडी। येलो बॉडी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें ल्यूटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ल्यूटिन प्रोटीन एंड कैरोटीन पिगमेंट भी होता है, जिसकी वजह से ये येलोविश कलर का लगता है। हमने क्या बताया? कॉर्पस ल्यूटियम इज कॉल्ड येलो बॉडी बिकॉज इट कंटेन्स ल्यूटिन पिगमेंट एंड कैरोटीन पिगमेंट, ठीक है। देन कॉर्पस ल्यूटियम जो बना है ये क्या सीक्रेट करेगा? इट सीक्रेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन बनाता है। और प्रोजेस्टेरोन को ही आगे हम पढ़ेंगे जब हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इट मेंटेन्स द प्रेगनेंसी। दिस प्रोजेस्टेरोन इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सच एन एंडोमेट्रियम इज एसेंशियल फॉर, ये किसके लिए ज़रूरी होता है? ये बेसिकली इम्प्लांटेशन के लिए और बाकी सारे जो भी इवेंट्स होते हैं उसके लिए ये एंडोमेट्रियम ज़रूरी होता है। हमने क्या बताया कि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करेगा और वो प्रोजेस्टेरोन जो है एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है। और उस एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वहीं पे इम्प्लांटेशन होना है, ठीक है। देन इन द अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो क्या होगा? मान लो 2 इवेंट हैं, यूट्रस को थोड़ी ना पता है कि फर्टिलाइजेशन हुई है या नहीं हुई है। सो 2 इवेंट्स होंगे, अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो क्या होगा? कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता रहेगा फॉर अप टू 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। पहले 3 मंथ तक ये सीक्रेट करता है, ठीक है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो ये प्रोजेस्टेरोन, ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा? डिजनरेट हो जाएगा। दिस कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट्स, दिस कॉजेज, इससे क्या होगा कि एंडोमेट्रियम जो मेंटेन कर रहा था ये वो मेंटेन अब नहीं रह पाएगी। दिस कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम,
और उसकी वजह से नेक्स्ट जो साइकिल है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसको मेंस्ट्रुएशन भी बोलते हैं। हमने क्या बताया कि कॉर्पस लुटियम बनता है, कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करेगा। प्रोजेस्टेरोन ज़रूरी है एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, क्योंकि वहीं पे इम्प्लांटेशन वगैरह की प्रोसेस होनी है और बाकी प्रोसेस भी प्रेगनेंसी के लाइक एम्ब्रियो की डेवलपमेंट भी फिर यूट्रस में ही होती है, ठीक है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो वो सीक्रेट करेगा प्रोजेस्टेरोन, अगर नहीं हुआ तो वो डिजनरेट कर जाएगा और इससे अगली प्रोसेस जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल की वो स्टार्ट हो जाती है। सो क्लियर है आपको यहाँ तक? आपसे जनरली कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि पहले वाली जो स्टेजेस थी उसमें फॉलिकल्स बन रही थी, बेसिकली हमने पढ़ा था फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फॉलिकल्स क्यों नहीं डेवलप होती? अगर कोई आपसे पूछे कि वाई फॉलिकल्स डोंट डेवलप इन दिस सिक्रेटरी फेज या फिर लुटियल फेज, तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन होता है, ठीक है, और वो प्रोजेस्टेरोन LH और FSH के लेवल को डाउन करके रखता है। यहाँ पे कॉर्पस लुटियम बना था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH और वो प्रोजेस्टेरोन जो है वो उनको डाउन करके रखता है गोनेडोट्रोफिन्स के लेवल को। इसके अलावा एक जनरल क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि हमने पढ़ा है कि फीमेल साइक्लिक होती है रिप्रोडक्शन में, जो मेल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली स्पर्म्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, थ्रू आउट द लाइफ प्रोड्यूस करते रहते हैं वो, और मिलियंस के अमाउंट में जो वो प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि अगर मेल्स भी साइक्लिक होते तो क्या होता? सो अब सोचिए कि अगर मेल्स भी साइक्लिक हो जाते उस प्रोसेस में, सो क्या होगा कि डे ऑफ गैमेट रिलीज जो है वो कोई ज़रूरी थोड़ी कि वो कोइंसाइड करता, ठीक है, वो मैच करने का भी एक वो होता है। इसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं कि जो मैच्योर जो स्पर्म है, जो फर्टाइल स्पर्म है, वो आगे पहुँचे ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो बहुत तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि स्टॉप हो जाती, ठीक है। सो ये बोल सकते हैं कि मेल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करते रहते हैं स्पर्म्स। सो ये बोल सकते हैं कि मेल्स जो हैं वो क्या होते हैं, दे आर कंटिन्यूस। नेचर ने मेल्स को कंटिन्यूसली स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए बनाया है और फीमेल्स जो है वो साइक्लिक बनाई है। सो आज की क्लास में हमें यहीं तक डिस्कस करना है। आपको कहीं भी कोई डाउट होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन आप अच्छे से वीडियोज़ को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।